To be honest, I think I really need to work on the time management. I think it was long, but again, I've heard that P4 is very long. And again, I thought I was dragging things again. And there was this one question about self signaling, which means I think I Hmm. really need to focus on a bit of AS concepts का थोड़ा review This one. चाहिए मुझे. Yeah. Yeah. I need to I, focus on the AS concepts thoda sa, like the main things. And right. I knew the points, but I did not know how to explain them. ओके, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स बच्चे फेस करते हैं कि एक तो उनको पॉइंट्स पूरे लाइक दे रिमेम्बर इट, लेकिन उनको वो क्वेश्चन के हिसाब से अडेप्ट करना और लिखना नहीं आ रहा होता। एक तो पहली ही चीज है। और दूसरी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूँ एंड देन वील स्टार्ट। A2 में द एग्जाम इज फॉर सॉरी AS में जो पेपर 2 होता है, द एग्जाम इज फॉर 1 hour and 15 minutes एंड वो 60 मार्क्स का है। उसमें जो पेपर कंप्लीट करना होता है दैट इज रिलेटिवली इजी, मतलब इट इज कंसिडर्ड इजी कि बच्चे ज्यादातर मैक्सिमम कर पाते हैं। P4 में, एंड दिस इज द माइंड सेट विच यू शुड गो इन विद इन द एग्जाम, कि P4 विच इज फॉर 2 hours and it is for 100 marks. So you see, you only get 45 minutes of more time अगर P2 से आप कंपेयर करो, but you get 40 more marks to answer. The mindset you should go in with is you do not need to answer every single question. It may sound weird शुरू में. You do not need to answer every single question. Always start and use this approach. 2 rounds वाली approach. अब ये 2 rounds वाली approach क्या है? Any exam you get in your school, जो यहाँ पे आप करो, the entire A2, paper 4 and paper 5, do it in 2 rounds. The first round will be, firstly, you'll take 2 to 3 minutes going through every single question. पहले राउंड में you pick out all of the easy and medium level questions and then you solve them. क्योंकि इसमें अब ये कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। अगर आप स्ट्रांग हो इन टर्म्स ऑफ द डिस्क्राइबिंग वाले क्वेश्चंस ग्राफ में, यू अटेम्प्ट दोस फर्स्ट। इफ यू आर स्ट्रांग इन दोस क्वेश्चंस व्हिच आर ओपन एंडेड, फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नाउ दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन क्योंकि इसमें ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर द पॉइंट्स एंड लिस्ट देम डाउन। इसमें कोई क्वेश्चन की सिचुएशन नहीं देखनी है, कोई कमांड वर्ड नहीं देखना है, सिर्फ इट्स जस्ट एक्सप्लेन एंड टॉपिक का नाम दिया हुआ है। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट एंड फ्री मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली जो लोगों को लगते हैं। तो यू स्टार्ट विद दोस। जो दूसरा राउंड है, आफ्टर यू आर डन विद द एंटायर पेपर, गो टू द फर्स्ट पेज अगेन, और यहाँ पे यू स्टार्ट विद द हार्ड क्वेश्चंस। नाउ it is possible, very possible, that you are not able to complete the entire paper. You would be able to attempt 95 या 96 marks का, and that is pretty good. Completing the entire paper is not important. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 10 मिनट रहते हैं एंड यू आर लेफ्ट विथ 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन एनालाइज आपको करना है, पूरी उसमें क्वेश्चन की सिचुएशन दी हुई है, ये होता है, ये होता है, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है एंड देन वी नीड टू आंसर। और एक क्वेश्चन है सिंपली एक्सप्लेन का वर्ड यूज किया हुआ है फॉलोड बाय द टॉपिक नेम। This is 2 questions. This is for 3 marks. This is for 6 marks. And you have 10 minutes left. What approach would you use? मैं जानना चाह रहा हूँ. Would you try answering both questions in 10 minutes? Would you try choosing one question and then focusing on that? What would you do? Um, if I know, like मुझे जो question आता होगा, and I know कि I Hmm. know this well, and I'm very confident Hmm. about that, and I'm not confident about the second one. I would rather attempt the one I know first, so that I could gain the maximum marks over there, and then I would move on to the one which I don't know about. यस, यही रूल ऑफ थंब है। जो आता है पहले उसको करना है द फर्स्ट राउंड में। जो सबसे इजी आपको लगते हैं, जो मीडियम क्वेश्चंस लगते हैं, यू डू दैट। फिर उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस। आफ्टर यू आर डन विद दीज 2 राउंड्स, यू विल बी लेफ्ट विद मैक्सिमम 10 या 15 मिनट्स। उसमें जितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं, जो ब्लैंक छोड़े हुए हैं, अब उसमें से व्हाट कैन आई आंसर, मुझे क्या चीज बिल्कुल बेस्ट आती है जिसपे मैं अगर टाइम इन्वेस्ट करूंगा, टाइम करूंगी, तो आई विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। So you attempt that. After you are done,
if you have time, you go to those marks where you have chance के okay, maybe I can lose majority of the marks, लेकिन एक दो marks so I can get it out of this question. क्योंकि there is no negative marking in A level. That's the best part. Whatever you write, if it's completely wrong, the least number of marks is zero. It's never minus. So that's an advantage. ये कुछ tips हैं which you could use in order to save time, time management. Also, you said कि you felt कि you were stretching the questions a bit. मुझे इतना नहीं लगा. I felt your answers were to the point, लेकिन they could have been elaborated better. Which obviously you said कि you know the points, but you don't know how to explain them. So we'll start with the question you got wrong. So यहाँ पे again, as I said, A2 में the majority जो marks होते हैं ना, that is for the keywords जो bold में लिखे होते हैं. So if let's say एक पूरा sentence you have written 100% right, लेकिन वो एक word bold में है, you have written the wrong word. तो वो पूरे sentence का mark you will not get it. वो नहीं मिलेगा. So for example यहाँ पे the question कह रहा था कि outline two examples of movement cells में that use ATP. So active transport was one of those bold words, and you could have given named substances, which you did. The second point was cilia and flagella. That was the correct point too. लेकिन marking scheme में कुछ ऐसा लिखा हुआ था. Wafting slash beating mechanism, i.e. movement. Now, do you know what the letter I here represents? Ignore. Ignore, right. And ये normally होता है कि when we sit down to write the answer, जो marking scheme बनती है ना, they do that on the basis of बच्चे क्या लिख सकते हैं और उनको क्या नहीं लिखना चाहिए. Now they know some people would write movement, उन्होंने वो ignore लिखा हुआ है. तो because ये यहाँ पे word use किया हुआ था, that's why यहाँ पे एक mark मिला out of two. Now we need to understand क्यों movement नहीं लिख सकते. ये जो cilia and flagella है, right? These are two these are two, you could say, structures जिनकी जो ability है in order to move. Now मैंने movement नहीं कहा. Their ability to move is special. जब कोई चीज जैसे एक स्नेल है, एक स्नेल मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं. सिलिया एंड फ्लैजिला की मूविंग को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज वॉफ्टिंग, या उनका बीटिंग मैकेनिज्म, या लोकोमोशन. This is the names which you need to use in place of movement. If I say cilia and flagella are moving, that's wrong. Cilia and flagella are wafting. They have a beating mechanism, or they are undergoing the process of locomotion. They are not moving. Right. So did you understand this point? Yeah, so I have to be like really specific about it, right? Very specific, especially on keywords के लिए which you have been taught and which you know के अच्छा this would be important इस topic के लिहाज से. For example, एक chapter you have learned in AS biology about alpha glucose, beta glucose, all of that. Do you remember that? Yeah, I think it was the second one. Yeah, it was the second one about carbohydrates. उसमें if you write starch is made of glucose. It is made of glucose, but that's wrong. Starch is made of two molecules, amylose and amylopectin. तो keywords जो होते हैं, स्पेशली जो नाम होते हैं या जो प्रोसेसेस होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं. तो ये तो पहली चीज थी. This was all right. And then we move on to this. Right, so let's read this question first. This question says कि जो furred seals होते हैं, they are mammals that are adapted to live in cold temperatures. तो इनमें एक अडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से वो कम टेम्परेचर्स में रह सकते हैं. अब आगे अडेप्टेशन के बारे में लिखा हुआ है कि दे हैव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अ टाइप ऑफ फैट टिश्यू, ओके, नोन एज ब्राउन एडिपोज टिश्यू. टिश्यू के अंदर होते हैं सेल्स. दीज सेल्स कंटेन मेनी माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, नाउ दिस इज how you should technically read a question. अब मैं ये नहीं कह रहा कि you need to alter your speed of reading the question. Just read it so that आपको समझ आए each and every word and you don't need to waste time reading it again. The mitochondria में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जिसको thermogenin कहते हैं. Now it shows the role of thermogenin in a mitochondria of a brown adipose cell जब बाहर के temperatures cold होते हैं. So यहाँ पे mitochondria का structure दिया हुआ है. Right, all of this was good. Okay. यहाँ पे
Same thing. Thermogenin reduces the process of ATP synthesis. The concept was 100% correct कि thermogenin के थ्रू भी वो मूव कर रहे हैं, तो कम प्रोटॉन यहाँ से मूव करेंगे, तो वो जो amount of protons है which are moving from ATP synthesis will be decreased, so lesser phosphorylation of ADP will take place to form ATP. Absolutely correct. Thermogenin reduces the process of ATP synthesis as protons are also moving through thermogenin, correct? So the proton gradient is less steep, yes, and less protons move through the ATP synthase enzyme and therefore less ADP react with the inorganic phosphate group. Now, हमें पता है कि वो थर्मोजेनिन में से मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मूवमेंट का स्पेशल नाम है? Um, yeah, like diffusion. एंड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इट इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज थ्रू अ चैनल प्रोटीन, तो ये सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जस्ट लाइक थ्रू एटीपी सिंथेस। अगेन प्रोसेस का नाम दिया हुआ, तो मूवमेंट की जगह वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन, तो ये दूसरा था। इवन दो देन व्हाई डिड यू गेट 3 out of 3? Because जो 3 marks you mentioned here were correct, यहाँ पे this was the fourth mark, कि यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है कैंडिडेट ने प्रोसेस का, डिफ्यूजन, एंड आई में लिखा हुआ था अगेन मूवमेंट, लेकिन ये ऑलरेडी गॉट द 3 marks, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं होती है, सो यू वर मार्क 3 out of 3। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती जहाँ पे ये थर्ड मार्क यू वुड हैव रिटन हेयर बिलो द लाइन, एंड दिस सेकंड मार्क, ये जो मूवमेंट वाला पॉइंट था, आपने लाइन के अंदर लिखा होता, you would have got 2 out of 3 because the examiner is not going to read anything below the line. Okay. अब सेल सिग्नलिंग का, सो यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब यहाँ पे टाइम का इशू हो गया था या यहाँ कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, क्या हुआ था यहाँ पे? Time. Time, and then I forgot. I basically मुझे ये आ नहीं रहा था. I forgot about it, and then I was like, I'll look at it in the end because this was the one I was like, I Hmm. was sure कि मुझे ये नहीं आएगा. So I was like, Okay. I'll do it like in the end after I'm done with all the questions because मुझे बाकी वाले I've practiced these kind of questions in school as well. So I was like, I'll do the Hmm. other ones first and then I'll do this. ओके, सो आई अंडरस्टैंड कि एएस से जो इंफॉर्मेशन रिकॉल करने वाला जो प्रोसेस है वो उसमें मसला आ रहा है, आई बिलीव। आई नो, सॉरी, Yeah. यू सेड टाइम, राइट? सो दैट वाज द मेजर इशू कि Yeah, टाइम का also the मसला आ रहा था। concepts was a bit as well because I remember in AS I was not giving as much time to biology, and in the end I हम्म। was literally just cramming stuff. So I think ओके। even I just missed like the main processes kind of thing. राइट, तो अगली बार से हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर स्टडीइंग एनीथिंग इन A2 और उसकी कोई रिलेशन बनती है एएस की, सो आई ट्राई कि वो एएस वाला पार्ट भी एक्सप्लेन करने का, ताकि कनेक्शन अच्छी तरीके से बन सके, सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ऑब्वियसली सेल सिग्नलिंग का कहीं रिलेशन नहीं आया था, सो आई वाजंट एबल टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन आई विल एक्सप्लेन दैट राइट नाउ। ओके, सो लेट्स जस्ट लुक एट सेल सिग्नलिंग बिफोर वी मूव ऑन। So it does happen often that they like have the AS concepts mixed with the A2 ones, or is it like not that common? तो इन फिजिक्स, अगर हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें, देयर इज 0% ऑफ एएस जो कि A2 में आता है, एक्सेप्ट के फोर्सेस के बारे में, वेक्टर्स के बारे में, जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं विदाउट विच यू कांट पास एएस, वही चीजें A2 में आती हैं, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं आती। फॉर केमिस्ट्री देर इज द इट इज ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में एएस से चीजें आती हैं, and there's like a whole list. If you want, I can send you those. Prosperity के बाद भी I believe वो होंगी, every teacher has that. It has the whole कि कौन सी चीजें you need to revise again. The entire organic chemistry comes again in A2 for chemistry. Yeah, it would be very helpful if you can just send that as well. Yeah, sure. तो मैं क्लास के बाद वो भेज दूंगा। फॉर बायोलॉजी कुछ चीजें होती हैं जो कि वापस आ जाती हैं। सेल सिग्नलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ देम। नाउ देयर इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट जैसे केमिस्ट्री में, लेकिन जो मेन चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल red blood cells, जो the things which you have learned the most in AS, सेल सिग्नलिंग एक ऐसी चीज है जो कि इस चैप्टर में भी आएगी। होम्योस्टेसिस which we are doing right now, when we talk about blood glucose concentration, उसमें भी सेल सिग्नलिंग आएगी, so there it I'll explain that part again, but for A2 के लिहाज से right now for AS के उससे बेसिक बेसिक सेल सिग्नलिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब cell signaling, when I say the word cell signaling, what do you understand? Just by the two words. A response or A response, correct? सेल को सिग्नल दिया जा रहा है, सेल सिग्नल की बेसिस पे एक रिस्पॉन्स दे रहा है, तो दो चीजें हो रही हैं। सेल इज गिवन अ सिग्नल, दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड उस सिग्नल की बेसिस पे ऑब्वियसली किसी भी को आप सिग्नल दोगे वो आपको सामने से एक रिस्पॉन्स देगा। सेम केस फॉर सेल्स, दे गिव अ रिस्पॉन्स आफ्टर बीइंग गिवन अ सिग्नल। हमें ये समझना है कि यहाँ पे सिग्नल कैसे दिया जाता है सेल को, एंड वो सेल इन टर्न में रिस्पॉन्स किस तरीके से देता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई हैव अ सेल, टेक एनी रैंडम सेल इन द बॉडी, उसका मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दिया। फॉर लेट्स टेक एनिमल सेल्स फॉर एग्जांपल, एनिमल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? as in the composition, यस, the cytoplasm, there's the nucleus. सेल मेम्ब्रेन, Oh, it's a cell membrane. We have transport proteins. We have करेक्ट, cholesterol. राइट। We have एक मेन चीज होती है, phospholipids. यस, इट इज द नेम सेल मेम्ब्रेन को कभी कभार बोला भी जाता है, इट इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इट इज दैट इन मेजोरिटी, कि कभी कभार सेल मेम्ब्रेन और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नाम इंटरचेंजेबली यूज होता है। सो दिस शोज कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इतना ज्यादा होता है इन अ सेल मेम्ब्रेन। सो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नाउ अगेन यहाँ पे बाय का वर्ड यूज किया हुआ है, बाय मीन्स टू। So bilayer means there are two layers of phospholipids. एक phospholipid का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है। So let's understand phospholipid. Again, anytime you don't understand a word, just break it down. Lipid and phospho. Phospho से you get the word phosphate. And यहाँ पे you know कि एक lipid use हो रहा है। And this is how the structure is. एक circle बनाना है and then two lines below the circle. What is this showing? ये circle वाला part दिखाता है the phosphate group. So ये जो चीज है ये एक phospholipid molecule का structure है जहाँ पे circle phosphate group दिखाता है, और ये जो दो lines हैं ये दिखाती हैं two fatty acid molecules. In fact, one second, I'm a bit mistaken. यहाँ पे जो ये है दिस इज ग्लिसरॉल, और यहाँ पे जो दो लाइनें हैं राइट, द टू लाइंस, द फर्स्ट लाइन इज वन फैटी एसिड एंड द सेकेंड लाइन इज द सेकेंड phosphate group, as in the second line is the phosphate group. लेकिन सेल सिग्नलिंग में दिस इज नॉट important. We just need to know that a phospholipid bilayer exists. तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट लेयर, और उसकी ऑपोजिट में वी हैव द अदर लेयर, समथिंग लाइक दिस। Right, so let me just complete. ओके, अब ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स का, ये आगे भी एक्सटेंड करता है, अभी मैं पूरी चीज नहीं बना रहा। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो किसी सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करती है। सेकेंड थिंग, कोलेस्ट्रॉल, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। एंड देन यू टॉक्ड अबाउट सम प्रोटीन्स, कुड यू रिपीट दैट पार्ट? There were channel proteins and co-transport proteins. Channel proteins and co-transporter proteins, right? So channel proteins, I can draw it somewhat like this, क्योंकि इनके बीच में एक चैनल होता है जिसके थ्रू चीजें जाती हैं। एंड देन देयर आर कैरियर प्रोटीन्स व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट, एंड दे हैव समवॉट दिस ऑफ अ शेप, कि जो प्रोटीन जो भी सब्सटेंस है वो इधर जाता है, ये शेप चेंज करते हैं जिसकी वजह से ये पुश कर देते हैं उस चीज को थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड इनटू द साइटोप्लाज्म और द साइटोसोल ऑफ द सेल। So this is channel. Again, this is still not important for cell signaling. I'll come to that part. This is carrier protein. Now, एक और चीज होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर,
और उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब चैनल प्रोटीन is an example of a glycoprotein, but there are other types of glycoproteins as well, such as this. Right. ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका एक स्पेशल नाम है और ये सेल सिग्नलिंग में यूज भी होता है। अब इसको मैं यहाँ पे लाके जूम कर देता हूँ। सो इट्स समवॉट लाइक दिस एंड देन समवॉट एक वी शेप का। अब ये जरूरी नहीं है इस तरीके का शेप हो, कुछ इस तरीके का भी शेप हो सकता है। इट कैन बी एनी शेप्स, वी नीड टू नो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, ये वाले स्ट्रक्चर का और ये वाले स्ट्रक्चर का। सो नाउ वील स्टार्ट विद सेल सिग्नलिंग। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। दिस स्ट्रक्चर इज सिंपली द रिसेप्टर। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द जी प्रोटीन। और इनफैक्ट इसके साथ मैं और बेहतर तरीके से अटैच कर देता हूं, दिस इज द जी प्रोटीन। दिस एंटायर थिंग यहाँ पे इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ओके। अब सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस को हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं। लेट्स से कि बॉडी में, ओके लेट्स टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ सेल सिग्नलिंग, कि सेल सिग्नलिंग काम किस तरीके से करती है। डू यू नो ऑफ ग्लूकागॉन, द हार्मोन? Yeah, I राइट, तो वो अभी A2 में भी आएगा होम्योस्टेसिस में, लेकिन आईजीसीएससी में भी थोड़ा सा किया था कि yeah, we did it like today about ओ ओके, glucagon. सो व्हाट डज ग्लूकागॉन डू? It's basically secreted when the like the glucose levels in the blood are low. लो, That's करेक्ट। yeah, and I think and it's secreted by like the alpha beta, the alpha islet cells of Langerhans. That's what we just did today. Correct. So it's secreted by one of the cells in the islets of Langerhans. I believe it's the alpha cells. तो अब सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस काम किस तरीके का करता है? सो लेट्स से जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है, वो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर जाता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे डिक्रीज कर जाता है, बट फॉर नाउ सिंपली स्टिकिंग टू एएस, ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन द बॉडी लेवल डिक्रीजेस। इफ इट डिक्रीजेस, अल्फा सेल्स को किसी तरीके से पता चल जाता है कि ये डिक्रीज कर देता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि कैसे पता चलता है। नाउ वंस दे नो, वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है। दिस ग्लूकागॉन हार्मोन travels all the way from the pancreas to the cells जहां पे ब्लड ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने में मदद की जा सकती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं विच हेल्प अस टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन द बॉडी। तो ग्लूकागॉन उन सेल्स के पास जाता है। अब ग्लूकागॉन का जो शेप है, राइट, द शेप ऑफ ग्लूकागॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। These receptor molecules are part of the glycoprotein, and the glycoprotein उस सेल मेम्ब्रेन में होता है जिन सेल्स के पास ग्लूकागॉन गया होता है। सो सपोज इन अ रैंडम पार्ट ऑफ द बॉडी आई हैव अ सेल नेम्ड सेल ए। अब ये ग्लूकागॉन जो पैंक्रियाज में से सिक्रीट हुआ था, ये उस सेल के पास जाएगा जहां से उसको थोड़ी होप है कि ओके दिस सेल कैन हेल्प मी टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। ये उस सेल के पास जाएगा और इसे टारगेट सेल कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड इन सेल सिग्नलिंग, टारगेट सेल। टारगेट सेल उस सेल को कहते हैं जहां पे हार्मोन जाता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस। सो ग्लूकागॉन यहाँ पे पहुंच गया। ग्लूकागॉन का शेप is complementary to the shape of the receptor molecule present and part of the glycoprotein. ये ग्लाइकोप्रोटीन वो सेल मेम्ब्रेन में होता है ऑफ द टारगेट सेल। सो नेचुरली ग्लूकागॉन और इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल का शेप तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये इसके साथ अटैच कर जाएगा। दैट इज स्टेप नंबर 1। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप, ओ ओ
स्टेप नंबर 1। एंड वो स्टेप ये है कि जो हार्मोन होता है दैट अटैचेस to the complementary shaped receptor molecules. Now this ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत जरूरी हैं। complementary shaped रिसेप्टर हमेशा complementary होगा टू द मॉलिक्यूल जिसके साथ वो अटैच हो रहा है, वरना उसे हम रिसेप्टर कह ही नहीं सकते, क्योंकि रिसेप्टर मतलब रिसीव करना। सो इट अटैचेस टू द complementary shaped receptor molecules, और ये receptor molecules, can I say they are in the cell membrane? Yeah. Yeah, so but specifically अगर मुझे कहना हो, so they are on the glycoprotein, और ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है, this glycoprotein is part of the cell membrane. तो ये था पहला स्टेप कि वो अटैच कर जाता है। मैं कीवर्ड्स भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री शेप्ड रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। या अब स्टेप नंबर 2, जब वो अटैच कर जाते हैं, ये जो हार्मोन है, ये जो शेप है पूरे ग्लाइकोप्रोटीन का शेप, ये इस तरीके से चेंज होता है कि इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जो जी प्रोटीन अटैच्ड है वो डिटैच कर जाता है। सो क्या होता है, ग्लूकागॉन आया, जो हार्मोन था वो यहाँ पे आया, रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच किया। अब ये पूरे ग्लाइकोप्रोटीन ने कुछ इस तरीके से शेप चेंज किया कि इसके साथ जो जी प्रोटीन अटैच था, विच इज नेम ऑफ अ प्रोटीन, जी प्रोटीन, ये डिटैच कर जाता है, ये अलग हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन से। सो द glycoprotein changes shape, causing the G protein to detach। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुए। प्रोसेस नंबर 1, हार्मोन आया, रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। एंड प्रोसेस नंबर 2, ग्लाइकोप्रोटीन का शेप चेंज हो गया जैसे ही हार्मोन अटैच हुआ, जिसकी वजह से जी प्रोटीन डिटैच हो गया। अब ये जो प्रोसेस नंबर 1 है एंड ये जो प्रोसेस नंबर 2 है, इनको साथ में बोलना हो, सो वी कॉल इट द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ये दूसरा कीवर्ड है विच वी नीड टू रिमेम्बर, ये मार्किंग स्कीम में एज इट इज लिखा होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। अभी ऐसे क्यों लिखा हुआ होता है, लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज वर्ड्स वन बाय वन। पाथवे वर्ड मेंशन्ड है, पाथवे मतलब कि एक प्रोसेस हो जो यहाँ से हो रहा है। सिग्नल, द हार्मोन वाज द सिग्नल जिसने ये प्रोसेस को इनिशिएट किया। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माइक्रोफोन में बात करते हैं, तो वो माइक्रोफोन अब हमारी आवाज को लेता है एंड वो स्पीकर के थ्रू उस आवाज को एम्पलीफाई कर देता है। यहाँ भी यही होता है, द रिस्पॉन्स जो ग्लूकागॉन चाह रहा था, उसने अटैच किया और उसने उस रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई, उसने उस प्रोसेस को एम्पलीफाई कर दिया, ताकि जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसडक्शन डेफिनेशन? Yeah, I did. ओके, तो अब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है और उसका रिजल्ट क्या आता है कि जी प्रोटीन अब इस ग्लाइकोप्रोटीन से अलग हो चुका है। Now, when the G protein separates from the glycoprotein, step number 3 happens. This G proteins activates, अच्छा, ये जो G protein detachment हुई है ना, before that, the detachment of the G protein is called the activation of the G protein. So हम कहते हैं कि ओ G protein अलग हो गया, मतलब ये activate हो गया, like that. So once the G protein is activated, it produces the secondary messenger molecule. It produces something or a molecule, उस molecule का नाम है secondary messenger molecule। अब यहाँ पे pause. We used the word hormone here,
जिसने ये प्रोसेस की बिल्कुल स्टार्टिंग की थी, कि जो रिसेप्टर के साथ अटैच्ड होता है। अब हर दफा एक हार्मोन नहीं होगा, कुछ अलग चीजें भी हो सकती हैं। इसीलिए जो चीज आती है और सेल सिग्नलिंग को शुरू करती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट करती है, उस सब्सटेंस, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है लाइगेंड, या प्राइमरी मैसेंजर मॉलिक्यूल। नॉर्मली इफ यू वांट टू सेव स्पेस, और जो मार्किंग स्कीम में सबसे सेफेस्ट आंसर है, दैट इज ligand. Every single time the word ligand will be mentioned. So you will say ligand attaches to complementary shaped receptor molecules, causing the activation of the G protein, which is the signal transduction pathway. This leads to the production of a secondary messenger molecule. अब क्या होगा? एक और मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रोड्यूस हो गया। अब ये और प्रोसेसेस करेगा, फर्दर 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 केमिकल रिएक्शंस करेगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, एक चेन ऑफ रिएक्शंस शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, उसने सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस किया। अब वो एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शंस इनिशिएट करता जाएगा। ये जो चेन है ऑफ रिएक्शंस, राइट, दिस चेन ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड अ सिग्नलिंग cascade, another keyword, resulting in a signaling cascade. Cascade का मतलब होता है एक चेन। सिग्नलिंग कास्केड में कास्केड हेयर मीन्स अ चेन ऑफ रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 10, 15 होते जाते हैं। इन द एंड, इन द वेरी एंड, वी गेट अ रिस्पॉन्स। ग्लूकागॉन के केस में वो रिस्पॉन्स क्या होता है? कि ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस। सो अब लेट्स अप्लाई दिस टू ये वाला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर बिकम्स कोल्ड, thermogenin is able to function as a result of cell signaling. तो क्या ये रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं थर्मोजेनिन को ऑफ सेल सिग्नलिंग? Could you repeat? Like, you're asking what the response we can give? नो नो, आई एम सेइंग दैट सेल सिग्नलिंग का जो मेन काम होता है, दैट इज टू गेट अ रिस्पॉन्स, राइट? Yeah. सो वुड थर्मोजेनिन बी अ रिस्पॉन्स? Yeah, because it's like it's gonna function only when like temperature's like low. इट इज गोइंग टू फंक्शन जब सेल्स, जब टेम्परेचर लो होगा एंड जब सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होगा। इट इज एबल टू फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग। So I can consider this as a response of cell signaling, मतलब to say कि अगर cell signaling नहीं होगा तो thermogenin भी नहीं होगा, right? Yeah. Okay. So यहाँ पे process लिखे हुए थे step by step. Adrenaline is released. Adrenaline acts on brown adipose cells. इन adrenaline का कोई स्पेशल नाम मैं अभी यहाँ पे ले सकता हूँ सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस में? Um, yeah, So like what's the name which we hormone. just used? Um, it's like wait, so it's like a secondary messenger molecule, or like It's the ligand. oh right. तो you could remember it like this. जो मॉलिक्यूल सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, कि उसके बगैर सेल सिग्नलिंग शुरू ही नहीं हो सकती, उस मॉलिक्यूल को वी कॉल इट द ligand. तो ligand इज द हार्मोन और एनी अदर थिंग जो कि अटैच करता है रिसेप्टर के साथ, और ये सेल सिग्नलिंग को या सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। If that does not happen, there is no cell signaling which is existing. So it acts on brown adipose cells. This is the ligand. A sequence of events is triggered that results in the activation of the enzyme lipase. What is this lipase? What can I call it? It's like the secondary messenger molecule. Correct. It is the secondary messenger molecule, क्योंकि प्राइमरी तो एड्रेनलिन था। पूरा प्रोसेस सेल सिग्नलिंग का हुआ
सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद इसने ये सिग्नलिंग कास्केड किया कि इसने हाइड्रोलाइज किया, एक बहुत सारे रिएक्शंस किए सेकेंडरी मैसेंजर ने, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आया, thermogenin starts to function. So, outline the stages of cell signaling that trigger the function. Adrenaline binds to the complementary shaped receptor molecules present on the cell surface membrane of the brown adipose cells. Signal transduction pathway हुआ, G protein activate हुआ, signaling cascade हुआ, secondary messenger molecule form हुआ, जिसकी वजह से एक response आया. You could use this interchangeably. पहले secondary messenger फिर cascade, anything works. और फिर secondary messenger molecule form हुआ. So until here, did you understand the basics of cell signaling? Yeah, I did. All right. So then we will move on. अगला क्या सवाल था? The next question, you got this right. Okay. यहाँ पे I believed कि this was a silly mistake. कि outline the main features of cyclic. ये जो questions which I was talking about. Command word, topic name. So whatever you know, you talk all about it. The simplest type of questions. अब यहाँ पे जो गलती थी, which was electrons pass, और शायद मुझे क्वेश्चन सेंटेंस समझ नहीं आया. The electrons pass onto the ETCs, okay, and release energy to pump the H plus ions down the ATP synthase to produce ATP. Yeah, could you explain this? So basically, I wrote that since the electrons are passing on, the energy is released, and Hmm. this energy released is used to pump H plus ions down ATP synthase. So RDH plus अच्छा H plus ions pump किस तरीके से होता है, मतलब कैरियर प्रोटीन कौन सा होता है? Uh, ATP synthase. The pumping process, active transport का process. Yeah. Like, no, wait. This is basically the chemiosmosis process, I think. हाँ वो केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है, लेकिन बिल्कुल शुरू वाले प्रोसेस में जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना होता है. सो Oh, इजंट इट द, that is active यस, transport. Yeah. दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो जब भी वर्ड पंप का यूज होता है, पंप का मतलब होता है कि एनर्जी टेकिंग प्रोसेस. अब डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में से कौन सा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है? Active transport. Active transport. तो whenever you use the word pump, कोई भी एग्जामिनर समझेगा you're talking about active transport. So when you write pump, it will be pumping the H plus ions through the ETCs into from, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, H plus ions pumped against the concentration gradient from the stroma into the thylakoid space. और एक बार वो thylakoid space में आ गए, फिर वो वापस स्ट्रोमा में जाएंगे through the ATP synthase to produce ATP. So I believe यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस का मिक्सचर हो गया. Is that what it So, was? pump. I don't write pump. Like I. So यहाँ पे you could do two things. You could use the word pump, लेकिन then you would have to explain active transport कि वो होता कैसे. कि you are pumping the H plus ions from the stroma into the thylakoid space through the free or available ETCs. उसके बाद they move from the thylakoid space into the stroma through the ATP synthesis. यहाँ पे you mixed two processes into one. इसीलिए, और second thing, don't write about pump, just write facilitated diffusion of ATP synthase to produce ATP. You forget about the active transport ka process. You just skip that part. Okay. I will. Right. So yeah, the safer method obviously would be to write both if you have time and space. लेकिन if you don't, it's more important to talk about ATP synthesis क्योंकि यहाँ पे you talk about chemiosmosis, you talk about ATP, you talk about facilitated diffusion, तो उसमें ज़्यादा points आ जाते हैं. Right. So this was the mistake यहाँ पे. एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, ये मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे थोड़ी सी रेपिटेशन हो गई थी. The electrons then return to photosystem 1 and then again you wrote cyclic because electrons return to their Yeah, original I location. think over here I panicked and I was like शायद मेरा आंसर Hmm. बहुत छोटा हो गया. I think इसके बजाय I should have written about the active transport thing. Yeah, so never worry about कि मेरी लाइनें कितनी हो गई हैं. That's the last thing you should worry about. If you know कि it's a 3 mark question and you have written 4 or 5 points, and even if it's like till here, दैट वुड बी द लास्ट ऑफ योर वरीज कि मुझे ये लाइनें फिल करनी है. थोड़ा होता है कि ओ मैंने कुछ लिखा नहीं है, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल गेट द मार्क्स. बायो में इट्स ऑल कीवर्ड्स. इट्स सी लाइक हियर,
You wrote photo activation, you got 1 mark. You wrote ETCs, you got the second mark. So it's that easy. Right. Apart from that, okay. ये वाले क्वेश्चन में आई बिलीव यू गॉट रियली रियली लकी। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दो कीवर्ड्स थे, डिस्क्राइब के एंड एक्सप्लेन के। नॉर्मली मार्किंग स्कीम्स में डिस्क्राइब के 3 मार्क्स दिए जाते हैं इफ इट्स अ 7 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन के 4 मार्क्स दिए जाते हैं टू मेक अप 7। In this specific marking scheme, it was 12 points, and 7 of those were described and 5 of those were explained. And there was no limit. Okay, let's say अगर 3 मार्क डिस्क्राइब किए हैं एंड 4 मार्क एक्सप्लेन किए हैं, इफ यू राइट 3 points फॉर डिस्क्राइब, यू हैव कंप्लीटेड द कोटा, यू कांट राइट 1 more point फॉर डिस्क्राइब। ऐसा केस नहीं था। You could write all 6 for describe, you could get 6 out of 7 marks, which is what you actually did. यहाँ पे क्लोरोफिल ए इस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है, ये वाला इस आई एम नॉट श्योर टू प्रोनाउंस इट, इस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है, साइक्लोसाइनिन इस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है। सो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स इस रीजन में, दिस वन इस रीजन में, and ये वाला ये रीजन में। Right, so how So much did I this score on this one? Six? so you scored 6 here क्योंकि अच्छा ये this is a very exceptional marking scheme। Normally ऐसे होता है कि अगर डिस्क्राइब Actually, हो, I was expecting like three or maybe two because I haven't explained anything. या I तो was just नॉर्मली यही quoting होता them. है। एंड या यू शुड स्टिक टू दैट कि यू शुड स्टिक टू 3 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम एक्सप्लेन एंड 3 मार्क्स फ्रॉम डिस्क्राइब एंड 4 फ्रॉम एक्सप्लेन। इस मार्किंग स्कीम में इवन इफ यू रोट 7 फॉर डिस्क्राइब यू विल गेट ऑल द मार्क्स। तो इसीलिए आई सेड कि अ बिट लकी बट दैट्स फाइन। तो हाउ कुड यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, लेट्स लुक एट दैट। यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड इस तरीके से कि यू टॉक्ड अबाउट क्लोरोफिल ए जो कि इस रीजन में अब्जॉर्ब करता है, ये वाला इस रीजन में, एंड देन फाइकोसाइनिन इस रीजन में। अब इन सारी रीजन्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमें ये दिखता है कि ऑल ऑफ द पिगमेंट्स कंबाइंड टुगेदर absorb a greater range of all wavelengths. So if you were looking at it separately, वो कम कम wavelengths absorb कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम लाइट की absorption हो रही है, that's the first point. एंड सेकेंड पॉइंट इज उसकी वजह से होगा क्या कि लाइट डिपेंडेंट स्टेज का रेट बढ़ेगा। दिस वर द 2 points which you could have got for explaining. So यहाँ पे these were your breakdown of the marks, which is obviously not preferred. Yeah, right. Okay, so basically, over here, there were like how many marks per explain? There were like 2 marks. Uh, इस ये स्पेसिफिक वाली मार्किंग स्कीम है नॉर्मली। So basically, if I would have explained, I would have gotten all the 7 marks, right? If even if you would have given one more describe, you would have got the mark। यही तो, Oh, this is an exceptional marking scheme। Normally you stick to this, okay. three So this points is a from the recent graph। paper. This is an older paper। Oh, ये मैंने इसलिए दिया था because the graph was a bit difficult to understand। yeah. So I think always I stick got this to kind of question in my resource pack as well. I haven't attempted it yet, but I think it was the exact hmm, question. Uh, right, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली रिपीट होता है, लेकिन ये मार्किंग स्कीम पुराने पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। बट यू ऑलवेज स्टिक टू दिस इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग दी ओल्डर वंस, क्योंकि न्यूअर वंस में ये काम आता है। राइट, आगे मैं देख लेता हूँ। राइट, ये वाला। अब यहाँ पे अगेन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आउटलाइन एरोबिक रेस्पिरेशन occurring in the cytoplasm, मतलब glycolysis। Up instead of now, this is just a tip. You could still do this because you saved some space, but to save some time, you started with glycolysis is the stage of aerobic respiration which occurs in the cytoplasm। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे you won't really get any mark if you would have written glycolysis is the stage that occurs, that is 1 mark क्योंकि यहाँ पे mark glycolysis का था। Then you start with this, so you would have ended somewhere here। That would have saved just a bit of time because every second is important. The more you can save, the more you are in an advantage, right? Apart from that, I believe it was all good. Yes. So apart from that, it was all good। Is paper safe from all of these? Any questions from respiration, from photosynthesis?
If you have any questions, you can ask now. Not really. Mainly, I think I have issues in the P5 one, but I think when we're gonna cover that, I'll just do the P5. Yeah, so P5 में about respiration and photosynthesis. The biostats because they don't take maths and it was getting confusing. Hmm. या तो वो बायोस्टैट्स भी चैप्टर 18 में ही आते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी। उसमें सारे बायोस्टैट्स होते हैं, द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, द पियर्सन्स रिलेशन कोएफिशिएंट एंड ऑल ऑफ दैट, द पी वैल्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी चैप्टर 18 में ही आएंगी। राइट, सो आई बिलीव वील कीप इट टिल हियर टुडे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू विथ होमियोस्टेसिस वाला प्रोसेस। Okay, inshallah. The next class is on Tuesday, right? ट्यूसडे, करेक्ट। Yeah. ऑलराइट, Thank you अल्लाह so हाफिज़। much. Allah